हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे मैं रीट लेवल फर्स्ट का जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसका जनरल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ, जिसके मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप अपनी पढ़ाई को यानी कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके और ऐसे ही पढ़ते रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? परिधन आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी कि जो वातावरण है उसी को हम आवरण से यहाँ पर डिनोट करेंगे, यानी कि चारों तरफ का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे चारों ओर स्थित आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। हाँ, सजीवों के चारों ओर स्थित आवरण जो कि सजीव हो सकता है और निर्जीव हो सकता है, को ही हम सजीव का पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैं सजीव हूँ, मेरे जो चारों ओर टेबल है, बुक है, बैग है, ये सभी क्या है? निर्जीव है। और मेरे चारों ओर जैसे कि कोई जानवर है, कोई पक्षी है या कोई इंसान है, तो वो सजीव है। यानी कि एक सजीव का जो वातावरण यानी कि पर्यावरण बनता है वो निर्जीव व सजीव दोनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में स्थित सजीवों का अपने पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में स्थित सभी पर्यावरणीय तत्व जैसे कि सजीव, निर्जीव, उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी की प्रथम विस्तृत व्याख्या अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हें पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं, तो इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। ये याद रखने वाली बात है कि इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। नोट फर्स्ट है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टेस्ले। यानी कि सिस्टम आ जाएगा तो टेंसले हो जाएगा और इकोलॉजी शब्द होगा तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने और इकोसिस्टम दिया एजी टेंसले ने, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी कहते हैं। इकोज्म का शब्द किसने दिया? रामदेव मिश्रा ने। और इकोस्फीयर, जो इकोस्फीयर है पारिस्थितिकी मंडल, जिसे नाम किसने दिया? कोले ने दिया। और 5वां है प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि टेक इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? हेबर ने। तो ये जो 3 पॉइंट है इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने, इकोसिस्टम एजी टेंसले ने और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? हेबर ने। आगे हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, वह तंत्र जिसका निर्माण जैविक घटक व अजैव घटक से मिलकर बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। जो तत्व क्या है? एक तो जैविक है और एक अजैविक है। यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को सजीव कहेंगे और अजैविक घटक को हम निर्जीव कहेंगे, जिनसे मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला है पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी, दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से बना हुआ है और कृत्रिम जो मानव द्वारा बना हुआ है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहला पॉइंट है इसमें तंत्र का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पहला पॉइंट है जैसे कि घास का निर्माण अपने आप होता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा होता है, ये मानव द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक कहा जाता है। ऐसे ही वन है, तालाब है, झील है, नदी है, महासागर है, इन सभी के पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति से निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सेकंड है इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें पहला पॉइंट है, इस तंत्र का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है जैसे कि खेत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो मनुष्य द्वारा किस प्रकार किया जाता है? जैसे कि उसमें फसल उगाता है, फसल के बाद उसमें अनाज आता है, उस पर पक्षी बैठते हैं, उस पर बहुत सारे पौधे होंगे, तो इस तरह से ये मनुष्य द्वारा निर्माण किया जाता है खेत का पारिस्थितिकी तंत्र। उद्यान और बाग पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि बहुत सारे उद्यानों में जो फल फूल और सभी प्रकार के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो मनुष्य द्वारा
उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और एक्वेरियम, एक्वेरियम एक छोटा सा कांच का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मछलियाँ रहती है और उसी मछली में हम ऑक्सीजन के द्वारा उस मछली को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे एक्वेरियम कहते हैं हम। पहला पॉइंट है यहाँ पर जैविक घटक। जैविक घटक, इस घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया है। सजीव, पादप और जंतु में वर्गीकृत है। तो सजीव, पादप और जंतु, जैसे कि मान लो सजीव में पादप है, तो पादप में भी दो प्रकार से डिवाइडेड है, एक तो हरे पादप और एक हरे पादप जो हरे पादप नहीं है। यानी कि एक तो हरे पादप और दूसरा प्रकार है इसका जो हरे पादप नहीं है। हरे पादप में हम पढ़ेंगे कि हरे पादप में हरित लवक होता है, जैसे कि हम इसके पहले वाले चैप्टर कोशिका में देख चुके हैं कि हरित लवक हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। यहाँ पे स्वयं भोजन बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और यह क्या होते हैं, एक तरह के प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे। और जो पौधे तो होते हैं परंतु हरे नहीं होते, उनमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी नहीं होती, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए वो विषमपोषी में आ जाते हैं। और यह कहलाते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो कि फंगस, कवक, फफूंद, मोनोट्रोपा पादप, अमरबेल, जिसे हम कस्कुटा भी कहते हैं। इस तरह से हरे पादप, जो हरे पादप नहीं है उसके एग्जाम्पल ये है। और जो हरे पादप है वो सभी हरे पादप हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, या स्वपोषी होते हैं या हरित लवक होते हैं, वो हरे पादप में आते हैं। इसी प्रकार हम सजीव को पादप का हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब हम जंतु का करेंगे। जंतु में सभी जीव जंतु आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। आगे हम देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है यहाँ पे, एक तो उत्पादक और एक उपभोक्ता में, जो हमने पहले वाले पॉइंट से लिया है। जैसे कि ये रहा उत्पादक और उपभोक्ता। जैविक घटक उत्पादक वो उपभोक्ता में डिनोटेड है। उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुरु उपभोक्ता, एक होता है लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। गुरु उपभोक्ता को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं, गुरु उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को भी हम गुरु उपभोक्ता कह सकते हैं। और उत्पादक, जैसे कि हमें पता है कि सभी हरे पादप उत्पादक होते हैं, तो हमने यहाँ घास को उत्पादक के रूप में डिनोट करा है। और प्राथमिक गुरु उपभोक्ता कौन है, टिड्डा। द्वितीय गुरु उत्पादक भोक्ता कौन है, मेंढक। और तृतीय गुरु उपभोक्ता कौन है, सांप। चतुर्थ गुरु उपभोक्ता मोर। और यहाँ पर है लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता, सूक्ष्म जीव या अपघटक। जैसे कि हम इसे T1, T2, T3, T4, T5 से डिनोट कर सकते हैं। T यहाँ पर ट्रॉपिकल स्तर से लिया गया है, तो ट्रॉपिकल लेवल है यहाँ पे। और E1, E2, E3, E4, E5 यहाँ पर एनर्जी लेवल से लिया गया है, यानी कि ऊर्जा स्तर से लिया गया है। यानी कि प्राथमिक गुरु उपभोक्ता यहाँ पर टिड्डा है और उत्पादक यहाँ पर गैस है। फिर उसके बाद द्वितीय गुरु उपभोक्ता मेंढक, तृतीय सांप, चतुर्थक मोर। और सूक्ष्म यानी कि अपघटक, सूक्ष्म जीव या अपघटक कहलाते हैं, जो जीवाणु या कवक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से चतुर्थक पोषक स्तर का उदाहरण है, यानी कि चतुर्थ पोषक स्तर। तो चतुर्थ ये है। और पोषक स्तर यानी कि ट्रॉपिकल लेवल, जिसे हम पोषक स्तर कहते हैं, उसमें कौन सा होता है, उसमें आता है सांप, जो क्या है, तृतीय गुरु उपभोक्ता। तो यहाँ पर आंसर आएगा तृतीय गुरु उपभोक्ता क्या है, सांप, जो कि क्या है, तृतीय गुरु उपभोक्ता। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, T4 से। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है द्वितीय ऊर्जा स्तर का उदाहरण। द्वितीय यानी कि सेकंड नंबर का ऊर्जा किसको डिनोट करता है, ई को। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, टिड्डा, यानी कि प्राथमिक गुरु उपभोक्ता। ये रहा इसका आंसर, प्राथमिक गुरु उपभोक्ता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में तृतीय ऊर्जा स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर का उदाहरण क्रमशः है। यानी कि तृतीय ऊर्जा स्तर यानी कि E3, तो E3 में है मेंढक। और चतुर्थ पोषक स्तर यानी कि P4 यानी कि T4, तो T4 में है सांप। तो इसका आंसर आएगा मेंढक और सांप। मेंढक और सांप, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे हम चलते हैं, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में शीर्ष या चरम उपभोक्ता का उदाहरण है।
यानी कि चरम जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट का है सूक्ष्म जीव और अपघटक। लेकिन जो चरम है यानी कि जो सबसे लास्ट गुरु उपभोक्ता है वो है मोर। तो यहाँ पर आएगा कि खाद्य श्रृंखला में शीर्ष या चरम उपभोक्ता का उदाहरण है मोर। अंतिम गुरु उपभोक्ता को ही क्या कहते हैं हम, शीर्ष या चरण उपभोक्ता। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला से प्राथमिक श्रृंखला में उत्पादक का उदाहरण है घास, टिड्डा, मेंढक। यानी कि जो प्राथमिक श्रृंखला में उत्पादक है उसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ केवल ए ही राइट है, यानी कि घास जो है वो प्राथमिक उत्पादक का ही कार्य करेगा, ना कि टिड्डा और मेंढक, क्योंकि ये प्राथमिक गुरु उपभोक्ता है। प्राथमिक तो है लेकिन ये गुरु उपभोक्ता है। हमें उत्पादक का नाम लेना है, तो उत्पादक सभी हरे पौधे होते हैं, तो हरा यहाँ पर क्या है, घास। तो केवल ए ही राइट है। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक का उदाहरण क्या है, यहाँ पर द्वितीय उत्पादक का उदाहरण बी और सी दोनों ही है और घास नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन में इसके आंसर में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उसके साथ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैविक घटक उत्पादक जो क्या है, प्राथमिक गुरु उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता है और लघु उपभोक्ता यानी घटक। जब हम किसी कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी निकलती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, जो किस में परिवर्तित हो जाती है, सरल कार्बनिक पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ में। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का के साथ क्रिया करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं C6H12O6, यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं और फिर इसका पाचन करते हैं, यानी कि C6H12O6 वापस से सरल कार्बनिक भोजन में बदल जाता है और फिर इसका अपघटन किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर इसका अपघटन किया जाता है और ये वापस CO2 + H2O और एनर्जी के रूप में बाहर आती है। यानी कि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। यानी कि जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक अभिक्रिया में बदलती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो बी और सी है वो यहाँ पर द्वितीय उत्पादक का उदाहरण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में प्रकृति में सजीवों की लगभग 5 से 7 जातियां पाई जाती है, जिन्हें हम क्रमबद्ध श्रृंखला में एक तरह से वर्गीकृत कर देते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रमुख कारक क्या होता है, भोजन होता है। जैसे कि घास किसका भोजन होता है, टिड्डे का। टिड्डा किसका होता है, मेंढक का। मेंढक सांप का और सांप मोर का। मोर जीवाणु या कवक का। ऐसे ही घास का है और ऐसे ही ये हरे पौधे का है। हरा पौधा किसका भोजन होता है, खरगोश का। खरगोश बिल्ली का। बिल्ली कुत्ते का। कुत्ता भेड़िया का और भेड़िया जीवाणु का। हरे पेड़ पौधे हिरण का होता है। हिरण भेड़िया का होता है। शेर जीवाणु और कवक का होता है। ऐसे वृक्ष चिड़िया। चिड़िया बग्स का। ऐसे ही पादप जड़ का। पादप जड़ निमेटोड कृमि का और निमेटोड कृमि का कौन होता है भोजन, जीवाणु। यानी कि जो जीवाणु होता है वो निमेटोड कृमि को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है और जो निमेटोड कृमि होता है वो पादप जड़ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसी प्रकार से 6 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे मृत कार्बनिक अपरद, यानी कि मृत कार्बनिक जिसे हम अपरद भी कहते हैं, जो किसका भोजन होता है, केचुआ का होता है। और केचुआ किसका होता है, मेंढक का। और मेंढक किसका भोजन होता है, सांप का। सांप मोर का होता है और मोर किसका भोजन होता है, जीवाणु या अपघटक का। यानी कि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं मोर को पूरी तरह से अपघटित कर देते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शाकवर्ती यानी कि हरे पादप या परभक्षी खाद्य श्रृंखला, यानी कि शाकवर्ती को हम क्या कहते हैं, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। पहला पॉइंट है इसमें वह श्रृंखला जिसमें एक सजीव दूसरे सजीव को मारकर या खाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी कि यहाँ पर यानी कि दूसरा, भक्ष्य यानी ग्रहण करने वाला, यानी एक सजीव किसी दूसरे सजीव को मारकर या खाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा हरे पादप से होती है। यानी जो शाकवर्ती पर या परभक्षी खाद्य श्रृंखला होती है उसकी शुरुआत किससे होती है, हमेशा हरे पादप से होती है। यह खाद्य श्रृंखला छोटे उपभोक्ता से शुरू होकर बड़े उपभोक्ता की ओर खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे कि
जो पादप है, पादप में हम घास लेते हैं, उससे हम शुरू करते हैं और ये कहाँ पर ख़त्म होती है, छोटे उपभोक्ता यानी कि बड़े उपभोक्ता में यह ख़त्म होती है, ये चेन पूरी श्रृंखला। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जो खाद्य के रूप में इस्तेमाल की गई है उसे वो है घास। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर और मोर को जीवाणु खाता है। ऐसे ही यहाँ पर हरे पौधे में खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया या जीवाणु या कवक। हरे पौधे जिसमें हिरण है, भेड़िया है, शेर है, जीवाणु है और कवक है। ठीक है, तो इसकी जो खाद्य श्रृंखला होती है वो छोटे उपभोक्ता से शुरू होकर बड़े उपभोक्ता की ओर खत्म हो जाती है। दूसरा है परजीवी, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें एक सजीव दूसरे सजीव को मारते नहीं है, केवल शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी कि ये बड़े सजीव से शुरू होकर छोटे सजीवों पर खत्म हो जाती है। जैसे कि वृक्ष क्या है, बड़ा सजीव है, और यहाँ पर जो बक्स है वो छोटा सजीव है, और पादप जड़ है यहाँ पर बड़ा है, और जो जीवाणु है वहाँ यहाँ छोटा सजीव है। इस प्रकार से हम मृतोपजीवी या अपराधी, यानी कि इसका जो तीसरा टाइप है हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मृतोपजीवी और अपराधी खाद्य श्रृंखला। वह खाद्य श्रृंखला जिसकी शुरुआत मृत कार्बनिक पदार्थ यानी कि मृत पादप या जंतु या उनके अवशिष्ट अपरद से होती है, मृतोपजीवी या अपराधी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जैसे कि मृत कार्बनिक या अपरद है उसको केचुआ खाएगा, केचुए को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर, मोर को जीवाणु। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है इसको हम पढ़ लेते हैं। इस नोट को हम, ये नोट इम्पोर्टेंट है, इसमें हम स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व खाद्य जाल की तुलना में बहुत कम होता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका जो स्थायित्व होता है वो खाद्य जाल की तुलना में बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। जैसे कि खाद्य जाल होता है उसमें एक वैकल्पिक रूप से हम भोजन के रूप में काम में लिया जा सकता है, लेकिन जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें स्थायित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वैकल्पिक भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, इस वजह से वह स्थायित्व में नहीं रहता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा खाद्य जाल अधिक स्थायित्व रखता है, क्योंकि उसमें वैकल्पिक भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ से यानी कि खाद्य जाल से हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा। तो चलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ, जो मैं शायद कल बना दूंगी, और आप उसे भी अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अगले 3 चैप्टर है उनके भी लिंक डाल दूंगी, ताकि आप अच्छे से पढ़ते रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी के साथ बहुत सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।